तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। और जो सेट 1 चल रहा है, सेट 1 में हम आप लोगों को सेट 1 में जो क्वेश्चन आप लोगों को हम बताए हुए थे 1 से लेकर 23 तक, आज हम लेके चलेंगे 24 से लेकर 46 तक क्वेश्चन इसमें सेट है। और ध्यान रखेंगे कि ये जो चीज़ है आपके जो फरवरी में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बिहार बोर्ड से, उन विद्यार्थियों के लिए स्पेशली बनाया गया। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज़ हम तैयार किए हैं और मैं भी आशा करते कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बेनिफिट करेगा। इसलिए सभी स्टूडेंटों से यही मेरा एक राय है कि अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मन से देखिए, आवश्यकता पड़े तो वीडियो को पॉज कर कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ इसका अवेलेबल नहीं हो पाएगा। चलिए, जो 24 नंबर क्वेश्चन है, ऋण पत्र भाग होता है। देखिए, ऋण पत्र इंग्लिश में इसको बोला जाता है डिबेंचर। डिबेंचर होता है, किसका भाग होता है? अंश पूंजी का, शेयर कैपिटल का नहीं, इसका नहीं हो सकता है। ऋण का भाग नहीं हो सकता, चूँकि ये ऋण भाग नहीं हो सकता, चूँकि ऋण बैंक से लोन लिया जाता है वो होता है। स्वामी के पूंजी के भाग नहीं हो सकता है। लेनदार के भाग होते हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंशधारियों के लिए लाभांश क्या? देखिए, अंशधारी किसको कहा जाता है, पुलिस को समझिए। जब कोई कंपनी का शेयर बिकता है, जैसे मान लीजिए हम लोग कंपनी चलाते हैं, अपना शेयर बेचते हैं, जो पब्लिक पैसा लगाते हैं तो उस पैसे के बदले में जो उनको लाभ मिलता है, उस लाभ को हम लोग बोलते हैं लाभांश बोलते हैं। और जो लोग पैसा लगाते हैं उनको शेयर होल्डर बोलते हैं। तो शेयर होल्डर को क्या मिलता है? लाभ नहीं मिलकर उसको लाभांश मिलता है। तो कहाँ से मिलेगा? कर देय राशि नहीं है, कर मुक्त राशि नहीं, ये भी नहीं कहा जाता, ब्याज ये नहीं, इनमें से कोई नहीं हो सकता। अगला पॉइंट, मृतक साझेदार। जिससे आप पार्टनरशिप का चैप्टर पढ़े होंगे, तो कोई साझेदार मर जाता है, मृतक हो जाता है, तो उसके नॉमिनी यानी उसके एक्सक्यूटर को पैसा तो देना पड़ेगा। निष्पादक एक्सक्यूटर को साझेदार की मृत्यु के देय तिथि से देय राशि पर कितना ब्याज दिया जाएगा। कह रहा कोई पार्टनर मर जाए, डेथ कर जाए, तो उसके एक्सक्यूटर को जो राशि दिया जाएगा वो राशि अगर हम लेट करते हैं और बाद में देने के लिए बात करते हैं, तो उस पर ब्याज का परसेंटेज क्या हो सकता है? तो उसका ब्याज का परसेंटेज आपको 6% होगा। 6% होगा, याद रखिएगा 6% होता है। अगर आप पेमेंट कर दीजिए उसी वक्त तो ठीक है, नहीं तो आगे पेमेंट करना होगा, तो उसका एक्सक्यूटर आपको क्या करेगा? जो राशि बाकी हो और प्लस ब्याज आपसे लेगा। गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं। देखिए, गैर व्यापारिक संस्था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ शॉर्ट में बोलेंगे। एनपीओ का जो होता है अधिकांश लेन देन नगद में होता है। देखिए, ये ऐसी संस्था होता है, मंदिर होता है, ट्रस्ट होता है, जहाँ पुण्य के लिए, कल्याण के लिए काम किया जाता है, तो वहाँ उधार बाकी नहीं होता, इसलिए उसमें आपका नगद का होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, 1 नंबर सही होगा। चलिए अगला पॉइंट, गैर व्यापारिक संगठन में आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है? देखिए, वही एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संस्था में जो लाइफ मेंबरशिप फी होता है, लाइफ मेंबरशिप, आजीवन सदस्यता शुल्क, लाइफ मेंबरशिप फी, वो क्या होता है? तो वो आपको पूंजीगत प्राप्ति होता है। ये बैलेंस शीट में जाता है। आजीवन जो है सदस्यता शुल्क, लाइफ मेंबरशिप इंग्लिश में बोला जाएगा, वो आपको पूंजीगत प्राप्ति होता है। अगला पॉइंट, गैर व्यापारिक संस्था में देयता पर संपत्ति के अधिकार को क्या कहते हैं? गैर व्यापारिक संस्था में देयता पर संपत्ति के अधिकता को क्या कहते हैं? ठीक है, गैर व्यापारिक संस्था में देयता संपत्तियों पर अधिकार को क्या कहते हैं? तो देखिए, ये जो आप लोग का होता है, जिससे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें एक बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट में क्या होता है ना कि यहाँ पर देयता पर संपत्ति का, तो संपत्ति हो गया, एसेट साइड हो गया। एसेट साइड मान लीजिए 5 लाख हो गया, मान लीजिए ये आपको 4 लाख हो गया, तो निश्चित रूप से इधर 1 लाख जो कम आया ना, उसको क्या पूछ रहा है कि क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कैपिटल फंड। उसी का हिंदी होता है पूंजी निधि होता है। अगला क्वेश्चन, साझेदार का दायित्व होता है। साझेदार जो होता है का दायित्व क्या होता है? एक क्वेश्चन पीछे में मिला था, सीमित होता है कि असीमित होता है?
तो असीमित होता है। साझेदार का दायित्व सीमित नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर दो पार्टनर मिलकर व्यापार करते हैं और लाख लाख रुपये मिलाकर करते हैं और किसी कारण से हानि होती है तो ये जरूरी नहीं कि लाख रुपया तक उसको सहना पड़ेगा, उससे ज़्यादा में उनको जाना पड़ सकता है। 31, अस्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी कहलाती है। अस्थायी संपत्ति के मूल्य में अगर कोई फिक्स एसेट है उसके मूल्य में जब कमी होता है तो क्या हो सकता है, तो उसको ह्रास कहा जाता है। 31 में ह्रास कहा जाता है। ऐसे हानि भी इसका ऑप्शन हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर ह्रास है तो पहले ह्रास ऑप्शन दिया जाएगा। दायित्व में कमी, अगर दायित्व में कमी होगा तो क्या होगा, तो इसमें प्राप्ति कहा जा सकता है, यानी इसमें प्राप्ति का ऑप्शन आएगा 32 में। चलिए उसके बाद ख्याति क्या है, गुडविल क्या है, अदृश्य संपत्ति है, मतलब ऐसा संपत्ति जो दिखाई नहीं देता है, तो हाँ ये भी सही है। अस्थायी संपत्ति, हाँ ये भी सही है, फिक्स एसेट में माना जाता है, तो दोनों सही है। यहाँ पर ख्याति क्या है, अदृश्य संपत्ति, वैसी संपत्ति जिसको देखा नहीं जा सकता है, और अस्थायी संपत्ति भी है, इसलिए इसका आंसर दोनों होगा, दोनों होगा। उसके बाद चालू खाता क्या है, करेंट अकाउंट क्या है, तो करेंट अकाउंट पूछ रहा है कि चालू खाता क्या है, तो चालू खाता एक व्यक्तिगत खाता होता है जिसको पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। करेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक पर्सनल अकाउंट में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें, चलिए साझेदारी संलेख में देखिए, साझेदारी संलेख किसको कहा जाता है, जब पार्टनरशिप बनता है तो उसमें 2 3 4 5 मेंबर आते हैं, तो जो नियम कानून बनाते हैं, जो कैसे चलाना है उसका कायदा बनाते हैं, उस नियम का लिखा पढ़ी किया जाता है, उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है, उसी को साझेदारी संलेख बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनरशिप में कंपल्सरी नहीं कि आपको डीड बनाना है, आप बना भी सकते हैं, नहीं बनाइएगा तो झमेला नहीं होगा, नहीं बनाइएगा तो आगे चल के झमेला होता है। नहीं बनाता है लोग तो उसके ऋण के ब्याज पर दिया जाएगा। कह रहा है साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में, अगर डीड नहीं बना है तो ऋण पर कै % ब्याज दिया जाएगा, लोन पर कै % ब्याज दिया जाएगा, तो इसका आंसर होता है 6%। और ज़्यादा अगर इसमें जितना पार्टनरशिप में होता है ना ब्याज, 6% में प्रावधान रहता है। बैंकिंग व्यवसाय करने वाले साझेदारों की फर्म के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या, बैंकिंग व्यवसाय 36 में बैंकिंग है, तो बैंकिंग में अधिकतम 10 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और जनरली अब 50 कर दिया गया है नॉर्मल व्यापार के लिए। अगला क्वेश्चन, आय व्यय खाता किसे कहते हैं, आय व्यय खाता में, आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं, आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं क्या, केवल आयगत प्रकृति, एक मिनट, केवल आयगत प्रकृति, केवल पूंजीगत प्राप्ति, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इनकम एक्सपेंडिचर खाता बनता है उसमें सिर्फ हम लोग आयगत प्रकृति का चीज़ लिख सकते हैं, यानी पूंजीगत नहीं लिख सकते, इसलिए इसका आंसर आपको 37 का 1 नंबर होगा। अगला जो पॉइंट है, प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है, याद रखिएगा, रिसीट और पेमेंट जो होता है वास्तविक खाता है, वास्तव में जो आया या गया। रिसीप्ट और पेमेंट का मतलब होता है जो वास्तव में आपके पास आया और जो गया वही होता है, इसलिए वास्तविक खाता इंग्लिश में बोला जाएगा, रियल अकाउंट के नाम से इसको जाना जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट 39 नंबर, ABC 3 साझेदार हैं जो लाभ हानि को इतना में बांटते हैं और नया साझेदार D आ जाता है, तो प्रवेश में नया अनुपात क्या होगा। देखिए ये जो होता है ना, इसको कहा जाता है कि मैथ होता है। इस तरह के सवालों में हम लोग 1 रुपया मानकर बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे माना है कि प्रॉफिट 1 रुपया, तो 1 रुपये में से 1/10 हटा देंगे तो 9/10 आता है। अब 1 का हिस्सा नया 9/10 और गुना 4 यहाँ पर देख लीजिएगा 4/9 है, 3/9 है, सब में 9 लग जाएगा। अब ये हो गया तो कट जाएगा 9 9, 4/10, 1 का नया हिस्सा आया। अगेन बी का फिर 9/10, जो मतलब कुल हिस्सा में से ये निकाल लिया, तो 9/10 बचा तीनों का, इसका फिर 3/9, तो 9 9 कट जाएगा, फिर 3/10 आ गया। इसी तरह सी का निकाल देते हैं, 9/10 और उसका है 2/9, तो कट जाएगा, तो 2/10। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, यहाँ पर सजा देते हैं ABCD, तो इसका हो जाएगा 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10, तो 10 सब कट जाता है, तो 4:3:2:1 हो जाएगा, यानी इसमें 4:3:2, यानी सी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। कार्य निष्पादन साझेदार की मृत्यु की तिथि की देय राशि किस दर से ब्याज चुकाया। देखिए कार्य निष्पादन साझेदार का मतलब कह रहा है कि जब पार्टनरशिप कोई मर जाए तो उसके जो ब्याज दिया जाएगा उसके
एक्सिक्यूटर को तो 6%। एक क्वेश्चन रिपीट किया, साझेदार द्वारा फर्म के ऐच्छिक समापन किया जा सकता है कथी पर। कह रहा है कि जो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़े होंगे उसको समाप्त किया जा सकता है किसके आधार पर, ऐच्छिक समापन में, तो बहुमत के आधार पर। किसके आधार पर? बहुमत के आधार पर। ऐच्छिक होगा तब, ठीक है, ऐच्छिक होगा तो बहुमत के आधार पर होगा। जब गैर अपलिखित दायित्व मतलब ऐसी संपत्ति, ऐसी लायबिलिटी जो लिखा नहीं है, भुगतान किया जाता है तो क्या दर्शाएगा? वसूली। देखिए गैर अपलिखित दायित्व जिसका भुगतान करना है, तो कह रहा है वसूली खाते के नाम पक्ष में, नाम पक्ष में डीआर साइड में। तो देखिए हाँ, अगर कोई गैर अपलिखित दायित्व है जिसका पेमेंट करना है तो आपको वसूली खाता रिलेशन के डीआर साइड में दिखाया जाता है। कंपनी के स्वामी कौन होते हैं? देखिए बहुत बड़ा अच्छा सवाल है। कंपनी के स्वामी जो मतलब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है उसके ऑनर कौन हो सकते हैं, उनका रियल में मालिक कौन हो सकता है? देखिए 2 अंशधारी होते हैं, ऋणधारी भी होते हैं। 3 आदमी से पैसा वसूला जाता है। एक समता अंशधारी, इंग्लिश में इसको बोला जाता है इक्विटी शेयर होल्डर, एक पूर्वाधिकार यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक होता है डिवेंचर होल्डर। तीनों में मालिक कौन होगा? मालिक का पद किसको मिल सकता है? तो जो व्यक्ति इक्विटी शेयर खरीदता है ना उसको मालिक बनाया जाता है। उन्हीं में से कोई मालिक बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे। इसका आंसर आपको ये होगा। और जो प्रेफरेंस खरीदते हैं, पूर्वाधिकार खरीदते हैं, वो कभी भी कंपनी के मालिक नहीं बन सकते। लाभांश की बात आएगा तो लाभांश यानी इनको ब्याज फिक्स है कि इनको ब्याज मिलेगा तो मिलेगा, इनको लाभ होगा तो पहले पैसा मिलेगा। समता अंशधारी को लास्ट में मिलता है, लेकिन कम लाभ में मिलता है, लेकिन ये मालिक होते हैं, इसलिए यह समता अंशधारी इसका आंसर होगा। इसका आंसर 1 नंबर होगा। अगला पॉइंट, अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है। और अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप क्या घट जाती है? 44 नंबर क्वेश्चन। तो चुकता पूंजी घट जाता है। अगर अंशों का हम हरण कर ले, जब्त कर ले, फॉरफिचेज कर ले तो आपको क्या घट जाएगा? तो जो पेड अप कैपिटल है वो आपका क्या होगा? घट जाता है। अगला पॉइंट, 2 क्वेश्चन और बच रहा है। अपने ऋण पत्रों को रद्द करने के हुए लाभ हस्तांतरण होगा। अपने ऋण पत्रों को रद्द करने पर हुए लाभ को कहाँ हस्तांतरण किया जाएगा? 45 नंबर क्वेश्चन है। पूंजी संचय खाता में कोई ऋण पत्र कैंसिल करा रहा है, उससे जो लाभ होगा वो पूंजी संचय खाता में ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संख्याओं को, गैर व्यापारिक माने ऐसी संस्था जो लाभ ना कमाया जाए, देत राशि पर संपत्ति को अधिकार को क्या कहा? अभी जैसे क्वेश्चन मिला था कि अगर हम गैर व्यापारिक संस्था का बैलेंस बनाते हैं, अगर एसेट साइड का जोड़ ज़्यादा हो, यानी इधर 5 लाख हो और इधर 4 लाख हो, तो इसको बोला जाता है कि देत संपत्ति पर मतलब संपत्ति अधिक है। इधर 1 लाख जो कम होता है ना उसको कैपिटल फंड के नाम से लिखा जाता है, उसका हिंदी होता है पूंजी निधि। इस प्रकार आज 46 तक हुआ। फिर नेक्स्ट सेट में हम लेके आएंगे, आपको इस तरह का 4 सेट अकाउंट मेरे तरफ से मिलेगा। सेट 1, सेट 2, सेट 3, लगभग अप्रॉक्स सभी सेट में 46-45 का क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। जितना हो रहा उसको देखिए, फिर नेक्स्ट टाइम हम मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।